नमस्ते नमस्ते और 2 बार हो गया। राधे राधे आप सभी को। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णाष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो हाँ, अभी मेरा क्योंकि कल मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे कि कुछ लोग फिर से पुराने मोड में एक्टिव हो गए। तो मुझे लगा कि एक अपडेट आपको मैं बस दे देता हूँ कि अभी क्या चल रहा है। और कुछ लोगों ने जो एएसओ का वो किया है कि इसको क्यों हमारे में वरीयता दी गई, या एएसओ का एक्सपीरियंस को क्यों हमारे में शामिल कर किया जा रहा था, या क्या पता कर किया जा चुका है, हमें पता नहीं, अंदर में कुछ भी और आपको पता नहीं लगेगा। तो वो जो एएसओ वाला मैटर था वो अब सड़कों पे आ गया है, आप देख सकते हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार रिज़ल्ट को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना रिज़ल्ट है भाई साहब, ठीक है ना, जो पीएचडी का आया है। अब आप कहेंगे कि भाई बहुत लोग बोल रहे थे कि पीएचडी का रिज़ल्ट और जो 2025 है, जो हमारा भी पेपर हुआ है, उसका रिज़ल्ट एक साथ आएगा, सबकी एक साथ ट्रेनिंग होगी, वो होगा। सबको यही लग रहा था कि रिज़ल्ट क्या ही होगा, एक साथ आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब जो ये हुआ कि रिज़ल्ट पहले आ गया, तो आप समझना कि राधे कृष्ण की कृपा से बहुत अच्छा हुआ है। ये रिज़ल्ट अगर आप सोचो हमारे रिज़ल्ट के बाद आता तो आप क्या करते? आपको तो पता ही नहीं चलता कि तो तब सब कुछ तो हो गया होता ना तब तक। फाइनल लिस्ट हो जाता, टीवी हो जाता। ये रिज़ल्ट आने से आपको ये पता लग गया कि भैया कट ऑफ 337 जा रही है। ये रिज़ल्ट आने से आपको ये पता लग गया कि किस हद तक यहाँ इन्वॉल्वमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट्स का। ये रिज़ल्ट आने से आपको ये पता लग गया कि कितनी ज़्यादा, मतलब आप अगर सीरीज़ देखोगे ना, इसमें जो नंबर देखोगे और जो रिज़ल्ट में जो सीरीज़ नंबर है, तो वो देख के भी आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। और इस रिज़ल्ट में भी बहुत सारी चीज़ें छुपी होगी जो हमें नहीं मालूम है, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा जो मेन मोटो है ये आज कल आने का कि मुझे आपको बस असलियत से, बिहार का जो भी चल रहा है ट्रेंड, उससे मुझे आपको रूबरू कराना है, असलियत बतानी है। कितने लोग ऑफेंड होने वाले हैं मुझे नहीं पता, बहुत लोग ऑफेंड होंगे। और मैं एक्चुअली में दो जगह पहले सेलेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे लोग पूछते हैं कि जब आपने सिविल करी है तो वाई डोंट यू वर्क इन बिहार। ये एक सवाल सब पूछते थे कि आपका इतना अच्छा टेक्निकल है, ठीक है, गेट क्वालिफाई कर लिया, पीएसयू में जॉब करी, फिर छोड़ा, फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी, तो बिहार में इतनी अच्छी वैकेंसी निकली है तो आपका तो 100% हो जाएगा। हाँ, आप कैटेगरी में भी आते हो। आप सोचो इस सवाल का जवाब कैसे दूँ मैं? इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूँ उनको? क्या अपने पेरेंट्स को, या अपने फ्रेंड्स को, या जो मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स जो सेलेक्ट होके अलग अलग स्टेट के सेलेक्ट होके अपने अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उनको मैं क्या जवाब दूँ कि भाई मैं तो, पहली बात तो मैं 100% पे फाइट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 75% पे फाइट कर रहा हूँ। और जो वेटेज वाले हैं उनको 25, अब वो करेंगे हैं ये सब है तो तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, 133 नंबर तो ऐसे किसी को थोड़ी दे दिए जा सकते हैं। अच्छा तुम पढ़ाई नहीं कर रहे होगे। भाई ये चीज़ समझाना इतना मुश्किल है कि 133 मार्क्स दिया जा रहा है, हम 100 नंबर पे फाइट नहीं कर रहे हैं, हम 75 नंबर पे फाइट कर रहे हैं। अगर 400 को आप 100 नंबर मान के चलो तो हम 75% पे फाइट कर रहे हैं भाई। अब एग्ज़ाम 75 नंबर का है, ठीक है, उसमें हमने 40 नंबर हम किसी तरह लेके आए, मैक्सिमम स्कोर मान के चलो 50 लेके आ गए, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस वाला 400% ही लेके आ जा रहा है। आप कभी ज़िंदगी में 350 क्रॉस कर सकते हो? आप सोच के देखो, 400 मार्क्स का एग्ज़ाम है, आप 350 क्रॉस कर सकते हो कभी भी? कभी भी क्रॉस कर सकते हो? क्योंकि वो 400 तो है ही नहीं, उसको तो घटा के आप, मतलब एज ए होल अगर देखोगे तो वो 100% अगर मानते हो उसको 75 पे। तो हम फाइट ही नहीं कर रहे हैं 100 मार्क्स में, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो ये कितना डिफ़िकल्ट है। आप सोचो कि घर वाले बोल रहे हैं अच्छा हाँ ये तुम्हारा तो भाई वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, वहाँ भी प्रीलिम्स निकल गया है, तुम्हारा झारखंड में भी हो गया था, तो जब अपने स्टेट में निकला तो तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है? तुमने गेट क्वालिफाई कर लिया, गेट में तुम्हारे इतने नंबर आ गए, तुम्हारा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? हैं? अच्छा बिहार का लग रहा है बहुत टफ पेपर है,
लोग बोलते हैं वाह वाह बेटा, घंटा टफ पेपर है, ठीक है, कुछ नहीं था। इससे पहले जितने भी एग्जामिनेशन हुए ना, मैं एक एक 2019 का मैंने PYQ सॉल्व किया, तब मैं एलिजिबल नहीं था। वो थोड़ा मुझे ठीक लगा था। एक 7-20 का मुझे GSG खतरनाक लगा था। मतलब 2020 में तो 3 साल पहले का सुनते हैं लोगों ने कि जब मैं PYQ सॉल्व करा 3-3 साल का पहले का PY वो करंट अफेयर्स पूछ लिया था। उसका जी में पता नहीं क्या क्या पूछ लिया था, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जो किसी ने सुनी भी नहीं थी। ये दोनों मुझे लगता थोड़ा सा, बाकी सब एकदम नॉर्मल ही रहा पेपर, ऐसा था ही नहीं। और लोग बहुत स्कोर किए हैं, कुछ लोग सेलेक्ट भी हुए हैं ठीक ठीक। तो जब इतनी कंबाइंड वैकेंसी जब निकल रही है तो भाई हम क्यों पीछे हो जा रहे हैं? अब बाहर में हम सेलेक्ट हो जा रहे हैं, गजब बात है ना? और अपने स्टेट में नहीं हो पा रहे हैं, ये कैसे किसी को समझाएंगे? क्या सबसे बड़ी बात है, जो भी लोग केस किए हुए हैं क्या वो जज को समझा पाएंगे? जब आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ही मना कर रहा है, RCD पेरेंट डिपार्टमेंट है, वही मना कर रहा है कि भैया हम तो देखो ये रूल है तो हम तो चलेंगे रूल के हिसाब से। मतलब किस स्टेट में हम लोग रह रहे हैं आपको पता है? एक होता है स्टेट राज्य, एक होता है स्टेट कंडीशन। मैं बोल रहा हूँ किस कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं कि आप एक बीटेक करके फ्रेशर होके आए हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम हो ना हो, चलो नहीं सिलेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि मेरा ये कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, मैं तो इससे आगे निकल गया हूँ। मैं जिस दिन रिज़ल्ट आने के, जब मुझे ये पता लगा था, जब PhD का रिज़ल्ट आया, कट ऑफ लगा 337 मैंने देखा, तो उसके बाद से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हो ना हो वो तो एक अलग ही बात है, ठीक है। और मैंने कट ऑफ जो आपको बताया था वो हमेशा याद रखना। देखो मैं इस पर भी आऊँगा, 270 रॉ मार्क्स है। अभी कोई भी आपको कट ऑफ बता रहा है ना, वो आपको बेवकूफ़ी बना रहा है, बस इतना समझना, ठीक है। क्योंकि पहली बात है ना कि यहाँ पे अब मार्क्स टू ऑल का प्रोविज़न चल गया है। और ठीक है, पहले अब कट ऑफ पे डिस्कस कर लेते हैं, कट ऑफ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप ये नंबर देख रहे हो ना सारे, ठीक है, 337 है, और ये मैं इसको डिस्कस करूँगा। पहले मैं कट ऑफ पे आ जाता हूँ। पहला पॉइंट है कट ऑफ। देखिए कट ऑफ जो है ना आपका रॉ मार्क्स, मैं अभी UR के लिए बोल रहा हूँ कि 270 अभी भी बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक है। दो पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट 270 रॉ मार्क्स, RAW रॉ, ताज़ा नंबर जो आपको आंसर की से आ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपने तो बना दिया फिर तो वो, अरे भाई 270 बहुत ज़बरदस्त नंबर है UR के लिए, अनरिजर्व के लिए। लेकिन क्या आपका जो एग्ज़ाम का कट ऑफ है वो सिर्फ इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम देखिए और वापस आ गए? मैंने जितना बार वीडियो बनाया ना, मैंने RAW लिखा है, आप हर बार देखना, रॉ मार्क्स रॉ मार्क्स रॉ मार्क्स है, 10 बार बोला है मैंने कि रॉ मार्क्स है, ठीक है ना। तो फिर से वही बात मैं बोलूँगा कि इतना डेस्परेट हो गए कमेंट सेक्शन में, एनी चांस नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, नो चांस, जाओ। ऐसे कमेंट सेक्शन में कभी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि भाई अ, और देखो डेस्परेशन में समझ सकता हूँ, ये तरफ जो है ना लोगों की, मैं मतलब आज कोई भी चिलकुट आदमी उठ के एक वीडियो बना दे रहा है, उसके कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ जा रही है, ठीक है। 250 मतलब कुछ हो सकता है क्या, फीमेल है तो कुछ हो सकता है क्या, ये वो। और ये तरफ है ना, अगर आपको इतनी तरफ है तो आपको सड़कों पे उतर जाना चाहिए था। 18 अगस्त को जो मीट हो जा रही है, मैं भी देखता हूँ कितने लोग आते हैं। आई मीन दिल्ली में हूँ फ़िलहाल, ठीक है, तो शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन मैं फ़ंडिंग करता हूँ। मैंने पुराने वाले भी केसेस में फ़ंडिंग करी, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, 500 1000 करा है। अभी भी मैं करूँगा, 1000 से कम नहीं करूँगा फ़ंडिंग, और जितना बार मांगा जाएगा करूँगा। क्योंकि मैंने 3 बार PPSC AE का फॉर्म भरा है, सिर्फ 3 बार अभी तक लगा के, ठीक है। तो अगर मैं 3 बार मैंने फॉर्म भरा है तो 750 गुना 3 कर लीजिए, ठीक है। उतना पैसा तो मैं दिया, तो उतना पैसा मैं फ़ंडिंग में करूँगा। जो मैं कर सकता हूँ, मैं फ़ंडिंग कर सकता हूँ, मैं फ़ंडिंग करूँगा। और मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा जो ग्रुप्स वगैरह हैं उसमें, और मैं बताऊँगा कि हाँ मैं वीडियो बनाता हूँ इस चैनल पे और मैं फ़ंडिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रूफ के साथ सारा कुछ करना है मुझे। लेकिन वहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग अभी इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, केस में जो इन्वॉल्वमेंट है, उसका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, आप ये समझिए, ठीक है। आपका फ़ाइट उन लोगों से है जो 80,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। अगर आप उनको फ़ंड नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से, तो फिर तो वही बात होगी, उनको तो 1 मंथ की सैलरी उनकी जाएगी पूरी ज़िंदगी की। आप सोचो, आप तो कहीं टिक नहीं पाओगे, लास्ट में तो पैसा ही बोलता है। जस्टिस तो आपने देख ही लिया कहाँ तक मिल रहा है। अगर कोई सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देना, मैं आपको सही बताता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर दे कि
पूरे भारत में ऐसी परीक्षा प्रणाली कहीं नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मतलब हम बोल रहे हैं ना कि हमारे स्टेट को और पिछड़ा से पिछड़ा से पिछड़ा दिखाने के लिए काम हुआ जा रहा है, ठीक है। हमारा स्टेट ऐसा नहीं है, हमारा स्टेट इन चीज़ों के लिए जाना ही नहीं जाता था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट बिहार था, लोग बाहर से यहाँ आके पढ़ने के लिए आते थे यहाँ पे। उस चीज़ को ऐसे ख़त्म किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि मतलब ठीक है, हमको तो मतलब ही नहीं, हमको पैसे खाने हैं, ठीक है। तो खैर हम उस पर अभी आएंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा भाई, ठीक है। जिनको इंटरेस्ट है सुनना, नहीं इंटरेस्ट है मत सुनना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें मैं बोलूँगा। कल अभी प्रोटेस्ट मुझे सुनने में आया है, एक फ्रेंड मेरा है पटना में, वो बता रहा था कि ऐसा ऐसा हल्ला हुआ, तो वो गया देखने के लिए, तो उसने मुझे बताया भाई, तो फिर मैंने यूट्यूब वगैरह चेक किया तो मुझे सही मिला, वो उस पर मैं आता हूँ। तो हाँ, कट ऑफ में बता देता हूँ। देखो अभी क्या है ना कि बहुत सारे चिलकुट यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं, ठीक है। चिलकुट चिरकुट जो भी आप बोलते हैं, कोई भी सुबह सुबह उठता है बिना मुंह धोए ब्रश किए हुए वीडियो बना देता है, ठीक है। हाँ यार आज आप क्या बताने जा रहे हैं, कटअप कटअप उठ क्या बोल रहा है, ठीक है, करके वो भी आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। और उसने खुद भी पेपर नहीं दिया, शक्ल भी गेंडे। अब यहाँ पे आप देखो कि कोई आदमी आपको कटअप बता रहा है, आप खुद से सोचना एक बार, ठीक है, कि कोई आदमी पेपर दे के आया है, आप उसकी बात मानोगे या नहीं। अब आते रॉ मार्क्स पे, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि 270 मार्क्स जो है वो आपको ठीक है यूआर के लिए, ठीक है। ईबीसी बीसी ये सब मत करना अभी, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। 270 नंबर अनरिजर्व्ड के लिए बहुत ही मोर देन सफिशिएंट मार्क्स है 984 सीट के लिए। मुझे अच्छे से पता है 35% वोमेन रिजर्वेशन है, ठीक है। मुझे अच्छे से पता है EWS का 10% रिजर्वेशन है, मुझे सब कुछ पता है, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यू आर मेल 270 इज़ वेरी गुड मार्क्स। आप एग्ज़ाम दे के आओ, बस एक बार अपना दिमाग लगाओ, क्या सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा। खुद सोचो, क्या आपका कट ऑफ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, पहला, ठीक है। खुद अपना दिमाग लगाओ ना, दूसरों से क्यों पूछ रहे हो, दूसरा गधा बैठा हुआ सामने में, उससे आप पूछ रहे हो कि कितना क्या होगा। क्या कट ऑफ इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे। मार्क्स टू ऑल का प्रोविज़न है, अगर मान लो 10 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, 16 तो जसपाल सर ने बताएंगे गलत है, हटा दो 6 और, अगर 10 क्वेश्चन डिलीट होते हैं मान के चलो, जस्ट एग्जांपल, तो 20 मार्क्स हुए, तो 270 और 220 कितने हो गए, 290 हो गए, है ना। मैं एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और रॉ मार्क्स वही रहेगा हमेशा से 270। अब 290 के बाद ये कॉन्ट्रेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट है, उसका तो अपने PhD में देख लिया क्या हाल हुआ है ना। जब मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी ना, वहाँ पे मैं अपनी गलती एडमिट एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने बोला था कि 50 कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट वाले होंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अब पहला वीडियो देखो, जो भी गलत चीज़ें मैं वो भी बोल रहा हूँ, जो भी सही चीज़ें मैं वो भी बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसा रिजल्ट आएगा जिसमें भाई 337 चला जाएगा, और एक भी मतलब उसमें फ्रेशर मेरे कोई नून नहीं है, इतने इतने दिग्गज बैठे, सबने पेपर दिया है, कोई क्रॉस ही नहीं कर पाया 300, और वहाँ 337 चले गए। मेरे आठ फ्रेंड्स के इंक्लूडिंग मी, मेरे 8 फ्रेंड्स के प्रीलिम्स निकले हैं ESE में, और सब 250 पार है, और सबका सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में। उन्होंने BPSC AE के लिए 3 महीने हर जसपाल सर का वीडियो देखा था, मैंने भी देखा था, मैं भी उसी में से एक हूँ जनरल इंजीनियरिंग के लिए। और 2-3 लोग और थे, उन्होंने पर डे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 2 घंटा पर डे, 1 घंटा हम लोग जनरल स्टडीज़ को देंगे और 1 घंटा जनरल इंजीनियरिंग को देंगे। क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग में हमारे लिए था क्या, एक तो थर्मो वाला पार्ट था, एलिमेंट्री वाला पार्ट था, और मेजरमेंट वाला पार्ट था, और क्या था हमारे लिए, बाकी तो सिविल ही था जनरल इंजीनियरिंग में। उसके बाद जो GS में आता था, तो GS में जनरल साइंस ठीक है अच्छा था हम लोग का, और जो क्वेश्चन आ गए ना भाई वो आता था, इतना भी नहीं था कि नहीं आ रहा था, ठीक है। और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स हमने देखा, करंट अफेयर में कुछ खास आया नहीं। स्कैल्प मिसाइल हमने इसके लिए भी पढ़ा था, इसमें भी आ गया, US UK और फ्रांस ने मिलकर बनाया, तो बहुत सबका पेपर तगड़ा गया, सब ने एकदम फाड़ तैयारी करी। अब वो बोल रहे यार हमारा ESE क्लियर हो जा रहा है, लेकिन हमारा बिहार वाला प्रीलिम्स क्लियर, तो 300 पार गए, कोई 250 पार, 260 पार जा रहे इसे प्रीलिम्स में, और उसका बिहार में नहीं हो रहा। ये एकदम सेम चीज़ है कि आपका बाहर में आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, दूसरे स्टेट में AE निकाल लिया, दूसरे स्टेट में JEE निकाल लिया, लेकिन आपका बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, तो ये सेम चीज़ थी। तो हाँ, तो अब
इस फूल में नहीं आना है कि आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। प्लीज़ मत किसी से पूछो, बेवकूफ़ बना रहे हैं सब घड़ी घड़ी बैठ के आपको, ठीक है। फैक्टर डिपेंड करेगा, रॉ मार्क्स 270 सही है, कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का क्या योगदान रहता है, वो एक्चुअल में कितने हैं। अगर 1000 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हुए, मान के चलो 1000 एटलीस्ट, मुझे लगता है कि 800 700 800 तो होंगे ही जेन्युइन। अप्लाई तो मुझे पता लगा हज़ारों ने किया है, ठीक है ना। आप एक बार थोड़ा सा इंक्वायरी मार के देखना, अप्लाई हज़ारों ने किया है, मतलब जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है ना उन्होंने भी डाल दिया। होता है फॉर्म भरने टाइम में लोग कुछ भी डाल देते हैं कि भाई मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं जेई हूँ, जेई का एक्सपीरियंस लगा दिया, कुछ भी, मतलब सबने कुछ भी लगा रखा है, ठीक है। बस ऐसा समझो, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट से लेवल 9 में काम कर रहा है तो उसने लेवल 7 में काम कर रहा है, उसने भी लगा दिया है। कचरा पदाधिकारी जो एग्ज़ाम हुआ 2022 में, कचरा नियंत्रण पदाधिकारी APS WMO, है ना, सहायक लोक अवशिष्ट कचरा प्रबंधन पदाधिकारी, तो उसमें जो सिलेक्ट हुए उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस लगा दिया कि भैया हमने 2 साल काम कर लिया है, 1 साल काम कर लिया। अब इसको आप क्या बोलोगे, ठीक है ना। तो जब DV का टाइम आएगा तो DV के टाइम में वो चीज़ें क्लियर होंगी कि कितने हैं। तो अगर फिर भी आप मान के चलो कि 500 भी हुए ना, तो बुढ़िया बिस्तर वहीं पे बांध लेना, क्योंकि अप्लाई कितने ने किया, मुझे जहाँ तक मुझे पता है 5000 के आसपास, ठीक है, अप्लाई हुआ है। लेकिन अगर 500 भी जेन्युइन हुए ना, 500 जेन्युइन कैंडिडेट हुए, तब भी आप बुढ़िया बिस्तर बांध लेना, ये 270 290 सब यही रह जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट पॉइंट टू बी नोटेड कि पहला पॉइंट कि 270 रॉ मार्क्स इस बहुत सही है। फिर उसके बाद वो जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उसके मार्क्स जुड़ेंगे तब वो कट ऑफ बनेगा। उसके बाद किसी को नहीं पता कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, किसी को अभी पता है, आप खुद सोचो ना, अपना एक कॉमन सेंस लगा के सोचो कितने मार्क्स डिलीट होंगे, क्या आपको पता है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो जहाँ भी ऐसा वीडियो बनता है ना, आज कट ऑफ क्या होगा, नीचे उसका ना एकदम क्या बोलते हैं, मीठे शब्दों में पूरा एकदम कथा लिख डालो पूरी, ठीक है। 2 फैक्टर हो गया, तीसरा फैक्टर है कॉन्ट्रैक्चुअल इन्वॉल्वमेंट, तो आपको नहीं पता है, तो पहला कट ऑफ का मैंने क्लिक किया। दूसरा बात है, यहाँ पे देखो ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ना, इसको देखो, अब देखो, ठीक है। ये जो है ना 63, ये 337 के पास से आ रहा है, ये 52 जो 50 से प्लस उसको पकड़ो। EWS 52.125 ये 278 के पास जा रहा है। देखो SC भी 50 से ऊपर है भाई, ठीक है। और EBC देखो 58, BC देखो 56, ठीक है। लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली थी कि OH का ये 54 कैसे जा रहा है, डिसेबल्ड का भी भाई इतना, डिसेबल्ड OH 54.625। तो भाई ये जितने भी है ना, इस सारे जो रिज़ल्ट है, तो पहले लोगों को ये लगता था कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो आप UR में शिफ्ट कर जाएंगे, कैटेगरी वाले सेफ़ हैं, तो सब वहाँ पे नाच रहे थे। तो आपको पता लगेगा कि लगभग EWS छोड़ के, ठीक है, EWS छोड़ के सब इफ़ेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, लगभग सब इफ़ेक्ट हो गया। और फीमेल ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुई हैं, आप देखना 45 है इधर, EWS फीमेल 42 हैं, उसके बाद EBC फीमेल 42 हैं, ज़्यादा है वैसे ये फिर भी, हाँ। तो क्योंकि सीट कम थी ना, वो भी एक फैक्टर है। तो आप देखो इससे सब इफ़ेक्ट हो गए हैं। तो इस, हाँ, EWS ऐसा लग रहा है कि बच गया है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना, ठीक है, कि आपका मतलब ये है कैटेगरी है तो आप बच जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप EWS है तो आप बच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखो, ये जो मार्क्स हैं ये तो हमारे लिए तो 75 है, ठीक है। हमारे लिए 75 में कैसे आप 63 ले आओगे, हैं। EBC का आदमी 75 में कैसे 58 ले आएगा, BC का कैसे 75 में 56 ले आएगा। क्या ये रिजल्ट देख के तो मतलब ऐसा लग रहा है जो यहाँ की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं उस पर आता हूँ। तो ये आपने देख लिया रिजल्ट का है, अब मैं आ रहा हूँ कि भाई आप कैसे किसी को एक्सप्लेन करोगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा एक्सप्लेनेशन का ही है मेरे भाई, ठीक है भाई और बहनों, सबसे मुद्दा बड़ा एक्सप्लेनेशन का ही। क्या आप घर वालों को समझा पाओगे, इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद भी आप अपने दोस्तों को समझा पाओगे जो ऑलरेडी अदर स्टेट में AE बन के बैठे हुए हैं, और आपको 984 वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप लोग समझा पाओगे उनको? बोलोगे 337 हो तो बोलेंगे 338 क्यों नहीं लेके आए। दिस इज़ नियरली इम्पॉसिबल। कोई टीचर बैठा दो ना, वो भी 350 क्रॉस शायद ना करे।
और 350 में क्यों बोल रहा हूँ, 300 भी क्रॉस ना करे, क्योंकि ये पूरा जीएस है, जनरल इंजीनियरिंग है, हिंदी इंग्लिश 3 दिन पेपर चलता है, 6 पेपर होते हैं। नहीं होगा, कोई टीचर भी नहीं कर पाए। तो आप, मेरे हिसाब से वही है कि एक बार पहले देखो कि अपने आसपास क्या हो रहा है। फंडिंग है, फंडिंग करो। 18 अगस्त को मीट है, वहाँ पे प्लीज़ जाइए। नहीं जा सकते हैं, फंडिंग करिए, जिस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं करिए। अगर ये 25% नहीं हटा तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन तो होगा, क्योंकि 984 सीट हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होगा। एकदम लिमिटेड नंबर स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, और ये लोग फिर से घूम फिर के एक ही जगह पे आते रहेंगे। ठीक है, ऊपर से ये रीयूज़ चल रहा है, एक एग्ज़ाम में वो लेके फिर 4-5 पेरेंट डिपार्टमेंट घूम रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका मुझे नाम भी मालूम है, मैंने कितने बार कमेंट में भी लिखा है। भाई वो 2019 में भी बैठ गए, फिर एक्सपीरियंस लगा के 3-20 में ही बैठ गए, फिर एक्सपीरियंस लगा के 7-20 में ही बैठ गए, फिर एक्सपीरियंस लगा के इसमें भी नाम आ गया। 4-5 एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले रहे हैं, फ्रेशर मुंह घूम के बैठा हुआ है। आप सोच रहे हो एक स्टूडेंट 25% का 133 मार्क्स का एडवांटेज उठा के, लूप होल बोलते हैं उसको, हर्षद मेहता वाला केस है, तो वो उठा के 5-5 है, और आरसीडी साफ डिनाई कर रहा है। तो बात है, पेरेंट डिपार्टमेंट है, बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि चलो ऐसा कोई कैंडिडेट है तो हमको बताइए, इसके जो भी कानूनी कार्रवाई अप्रोप्रिएट होगी वो की जाएगी। एक पेरेंट डिपार्टमेंट जो साफ मना कर रहा है। देखो, मुझे बस इतना सा है कि अगर आप किसी भी तरह अगर जज को ये समझा पाओ कि, मैं खुद घर पे क्या बोलूँ किसी को, बोलेंगे बहाना बना रहा है, ऐसा नहीं, तो किसी को ये समझाना बहुत मुश्किल है। अभी मैंने देखा 10 सेकंड भी जज जो 5 सेकंड में नहीं सुन रहे हो। तो आप, ये मुद्दा एक्चुअली इतना बड़ा है, लेकिन इसको पता नहीं क्यों जानबूझ के साइडलाइन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये सीसी जैसा नहीं है। ये अगर 78 सीसी में देखा था लोगों ने क्या मतलब हिला डाला था, आधा बिहार पूरा सारे टीचर उतर गए थे। क्या जितने भी लोगों ने दबा के कोर्स जो बेचा है, और मैं अब ऐसे तो किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन अभी कल अड्डा वाले एकदम सपोर्ट में आ गए थे, बहुत बहुत बधाई उनको। तो अड्डा वाले भाई साहब हैं, वो सपोर्ट में आए थे। क्या मतलब उन्होंने मतलब वीडियो बनाया, सब कुछ किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन्होंने कोर्स छापा है, दबा के माल कमाया है, क्या वो आ रहे हैं? क्या वो आएंगे? एक चलो नहीं आएंगे, एक वीडियो बना सकते हैं। क्या आपने दबा के कोर्स नहीं छापा है? क्या आप लेक्चर देते समय ये नहीं कह रहे थे कि हमारा 5 व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, छठा बनाना पड़ेगा? मुझे इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है बिहार के बच्चों से, इतनी ज़्यादा बैचेस फुल हो गई, अनएक्सपेक्टेड था। जब आप ये कह रहे थे, तो आपका एक फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप उठ के एक वीडियो बना दो? सबको पता है मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। एटलीस्ट एक वीडियो बनाओ। आप सिविल इंजीनियरिंग के प्राइम माने जाते हो, यू आर द, अगर सिविल इंजीनियरिंग की कहीं भी बात आती है ना, एक ही नाम सामने आता है बस, दूसरा कोई नाम ही नहीं आता। आप इग्नोर करके पता नहीं कौन कौन सा बैच बना रहे हो, पढ़ा रहे हो, निकले जा रहे हो, फिर कुछ बोलूँगा तो ईगो थोड़ा आ जाएगा। आई नो हिम कि उससे बड़ा कोई हस्ती नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में, उनसे बड़ी कोई हस्ती नहीं है। बहुत ही रिस्पेक्टेड डेकोरेटेड टीचर है। डेकोरेटेड समझते हो ना, उनको इतनी ज़्यादा अवार्ड सम्मान, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे मिला हुआ है। ठीक है, एक वीडियो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते थे उन सर से, प्लीज़ सर। तो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सर प्लीज़ एक वीडियो आप बनाइए। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, आप एटलीस्ट आप बोलेंगे तो शायद कोई आदमी 10 आदमी सुन तो लेगा। मतलब मेरा वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट करना इसलिए नहीं है कि आप वीडियो बना लो, आप फंडिंग कर दो, या ऐसा कोई चीज़ है। आप वीडियो बनाएंगे ना तो हमारे पेरेंट्स को सर पता लगेगा। ठीक है, आप वीडियो बनाएंगे तो हम बोल पाएंगे कि एक सर हैं हमारे, ये गॉड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया है, तो हम उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन दे के बताएंगे कि हाँ ये देखो सर ये कह रहे हैं। हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स के लोग हैं वो भी देखिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ा रहे हैं, वो सर ऐसा उन्होंने ऐसा बनाया। एटलीस्ट सब अवेयर होंगे, सब सुनेंगे। मेरा बस ये पर्पस है। ठीक है, और एटलीस्ट जितने भी सारे इंस्टीट्यूट हैं, सब ने भाई बहुत छापा है बिहार के नाम पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार तो बनता है आपका, एक बार वीडियो बनाना, सब समझेंगे, पेरेंट्स को समझ में आएगा। हमारे जो अदर स्टेट में जो दोस्त काम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी बन के वो मजाक जो उड़ाते हैं कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन बिहार में क्यों नहीं होता है यार, तुम क्यों इधर का फॉर्म, तो वो भी समझेंगे, है ना सर, कि 337 मार्क्स भाई कोई प्रेशर कभी ज़िंदगी में बना ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ सर एक बार मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सर आप बना दीजिए,
किसी भी लीगल पर्पस के लिए नहीं, किसी भी फंडिंग वंडिंग के लिए नहीं, बस लोगों को पता लगे कि सिविल इंजीनियरिंग का कहीं पे एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है। आपने बस एक बार किया, और नाइंसाफ़ी तो ऐसी हो रही है कि फ्रेशर कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप किसको पढ़ा रहे हो मुझे नहीं पता। आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या आपने पूछा उनका सिलेक्शन हो पाएगा, हुआ नहीं? पीएचडी वालों को कभी पूछो कि कभी क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका अगर सिलेक्शन ही ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। इरिस्पेक्टिव, आपको भी अच्छे से पता है 400 में 337 नंबर लाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कंबाइंड वैकेंसी में 300 मान लो, तब भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो जब एक बार सब आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनके कमेंट सेक्शन में जाके बोले कि प्लीज़ सर एक डिटेल वीडियो लेके आइए और प्लीज़ अपना एक बार सपोर्ट कर देंगे, मतलब मैथमेटिकली समझा के कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ है। हमारे पेरेंट्स देख लेंगे, हमारे फ्रेंड्स देख लेंगे, जो भी हमारे रिलेटेड लोग हैं वो देख लेंगे, उन लोगों को एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि क्यों बिहार में इतना डिफ़िकल्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी हम इस एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, हमारा ऑलरेडी 2 जगह ऑलरेडी प्री में सिलेक्शन हो चुका है, सीसी में सिलेक्शन हो चुका है, तो हम इस एग्ज़ाम के भरोसे बैठे नहीं हैं। बट ये एक हमारा क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड पे हमारा जो एक होता है ना कि हम पढ़ लिख के आए और हमने ऑलरेडी इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं, पीएसयू में काम करके छोड़ चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करके छोड़ चुके हैं, एंड देन येट वी आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन इन आवर ओन स्टेट। तो एक एक्सप्लेनेशन बनता है, और वो उनसे बनता है जो गॉड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाने जाते हैं, सिर्फ अवेयर करने के लिए। बस एक वीडियो बना देंगे, हम सब अपने पेरेंट्स को दिखा दे, सबको दिखा दे, समझ में आ जाए सबको। क्योंकि हम में नहीं हिम्मत है, हम कुछ भी बोलेंगे अरे नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, तुमसे नहीं निकल रहा है, सीधा ये बोलो, ऐसी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है। और लास्ट में एक वो रहा जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मैं उस पर भी आऊँगा। एक्चुअली ये क्या था, एएसओ वाला था, ठीक है ना। भैया देखो ये था ना, बिहार में क्या चल रहा है ना, वो चल रहा है, हलवा बट रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है लेकिन हलवा बट रहा है सबको। जो एक सरकारी नौकरी होती है ना, वो एक जिम्मेदारी होती है, आप सबको मालूम हो, ये जिम्मेदारी होती है सरकारी नौकरी। आपको सरकारी नौकरी हवा में मिल जाए। जब ये एएसओ वाले भी धरना दे रहे हैं, मेरा बस एक सा सवाल है कि आपको अच्छे से पता था ना कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है? हाँ, जब आप ज्वाइन कर रहे थे उसी समय उस पर लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट पे है, संविदा पे दे रहे, क्या धरना प्रदर्शन करके नौकरी? मुझे लग रहा है कि एक खुद में जो डिग्निटी होती है ना, ठीक है, डिग्निटी का सवाल है। अब वो ये बैकअप देंगे कि ऐसा थोड़ी है, पहले भी कॉन्ट्रैक्ट्स को परमानेंट किया गया है, पहले भी नियोजित सब। भाई मतलब खुद में नहीं सोच रहे हो, मतलब खुद का ईमान कैसे मान जा रहा है, खुद का ईमान कैसे मान जा रहा है? अरे परीक्षा में धांधली होती तो समझता कि आप सब रोड पर उतर जाओ, कैसे ईमान मान जा रहा है? मुझे ये लगता है कि बिहार में पहले नियोजित शिक्षक होते थे, ठीक है ना, उनको परमानेंट कर दिया गया। भाई वो पहले कैसे नियोजित बन जाते थे, क्या प्रोसेस था, आज तक पता है आपको कि नियोजित शिक्षक बनते कैसे थे? बीएड कहाँ से कैसे किसी तरह कर लिया, उसके बाद एसटीटी में कैसे क्या क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद कैसे, पहली बात उसका क्या करेक्शन था, जो भी यहाँ पे शिक्षा माफिया होते थे वो कैसे उनको करते थे, उसके बाद आपने उनको परमानेंट कर दिया। आप सोचो क्या, एक जो सरकारी स्कूल होता है ना, वो ये होता है कि सबसे जो निचले तबका होता है उनके लिए सरकारी स्कूल बनाया जाता है ना। और आप उस निचले तबके को तो निचले ही रहना दोगे, आप वो तो कभी ऊपर उठेगा नहीं, आपके जैसे टीचर जाएंगे वहाँ पे। तो ये परमानेंट का खेला चल कैसे रहा है, मुझे बस इतना जानना है, ये कैसे परमानेंट हो रहे हैं भाई? बाहर के स्टेट में या आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, इनको 10,000 छोड़ो 5,000 की नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर सरकारी स्कूल इतने ही अच्छे हैं, आप इसमें जाने के लिए इतना मार कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? सीधा क्वेश्चन है ये। आए जी जान की बाजी लगा के रास्ता पे लाठी डंडा खा के आप परमानेंट हो गए, तो आप अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में पढ़ाइए जिस स्कूल में बाकी के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों बाहर भेज रहे हैं अपने बच्चे को, लाखों लाख खर्च कर रहे हैं, प्राइवेट में डाल रहे हैं, कॉन्वेंट में डाल रहे हैं। सर खान सर बोलते हैं ना कि जो क्रिश्चियन स्कूल है उन्होंने पूरा जिम्मा उठा रखा है एजुकेशन का बिहार में, नहीं तो ख़त्म था सब, ये जो भी पब्लिक स्कूल है। तो हमारी जो व्यवस्था है वो एजुकेशन व्यवस्था से लेके एग्ज़ामिनेशन प्रणाली तक वो सारी भ्रष्ट है, ख़त्म हो चुकी है। आप सरकारी स्कूल में जाएंगे, सिर्फ अभी मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारे ऐसे हैं, उसमें सिर्फ वो वोट देने के टाइम में वो कोई ये स्कूल वो स्कूल यूज़ होता है, वोटिंग के काम आता है, बाकी आपको अच्छे से पता है वो कोई काम ही नहीं है।
बच्चे सरकारी स्कूल का मतलब क्या हो, एक नोटेशन बन गया कि गरीबों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो भैया, और हाँ, आप कभी सोसाइटी में रहोगे, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में ही रहते हैं, तो लोगों का एक पता है क्या नोटेशन है कि मेरा बच्चा तो 2 लाख वाले स्कूल में पढ़ता है, तो अरे मेरा बच्चा तो 3 लाख वाले स्कूल में पढ़ता है। मतलब आप अपना स्टेट को खुद ही वो कर रहे हैं भाई कि देखो हमारे स्टेट में एजुकेशन प्रणाली अच्छी नहीं है, तो मुझे वहाँ वो जो अभी जो रिक्रूट होकर टीचर जा रहे हैं, अब जो बीपीएससी की तरफ से एग्ज़ाम, क्या एक टीचर का एग्ज़ाम एक लोक सेवा आयोग है? कौन से स्टेट में लोक सेवा आयोग टीचर का एग्ज़ाम ले रहा है, मुझे बताना। क्या इसके लिए अलग कमीशन नहीं है? क्या बीएसएससी या कोई निचला तरह का कोई कमीशन सक्सेसफुल ही नहीं है? इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें, तब जाके बीपीएससी को अपने हाथ में लेना पड़ गया। क्यों भाई? मुझे और देखो, एक जो है ना नीतीश सरकार की सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगती है, कि एटलीस्ट उन्होंने टीचर की वैकेंसी निकाली ना, तो जो लोग एटलीस्ट थे इस तरह के कि मतलब 7,000 10,000 ऐसे निकलती है, तो एटलीस्ट रोज़गार तो दिया, मतलब उन लोगों को रोज़गार दे दिया। वो ऐसे ही घूम रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके उन्होंने बन के सेलेक्ट होके आ गए। तो जो प्रॉपर एग्जामिनेशन प्रणाली से एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू सेलेक्ट होकर जाते हैं, मेरे लिए उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन जो भी ये संविदा का जैसे नाम सुनता हूँ ना, तो पता नहीं आजकल गुस्सा सा आने लग गया है। मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जितने भी हैं, अब वो 35% है, 45% है, तो उसमें मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है 133 का मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है, 125 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है। हाँ, तो मार्क्स पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की मैं बात कर रहा था। तो मेरा बस वही मानना है कि ये कैसे हो रहा है। हाँ, मैं पता है जब भी कोई अब नई सरकार बनेगी ना, मेरा बड़ा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी डिपार्टमेंट का, टीचर के डिपार्टमेंट में हो, शिक्षक डिपार्टमेंट में हो, या इंजीनियरिंग में हो, या जैसे एएसओ का भी पता लग रहा है, या कोई भी डिपार्टमेंट में है ना, जो भी आदमी नियोजित से परमानेंट हुआ है, संविदा से परमानेंट हुआ है, या किसी भी कैसे भी हुआ है ना, उनका एक बार ना पूरा प्रॉपर इंटरव्यू और उनका रिपोर्ट कार्ड चेक होना चाहिए कि वो कैसे बने। ठीक है, आपको पता है बिहार में सब पॉसिबल नहीं है, मैं बस वीडियो बना के निकल जाऊँगा। तो एक बार होना चाहिए कि उनके अंडर कितने बच्चे रह के पढ़े हैं, और कितने बच्चे आगे गए, या कुछ मतलब मुढ़ी चना बेच रहे हैं, आलू चना बेच रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना? वो एक होना चाहिए। आप ऐसे कैसे सैलरी ले सकते हो बताओ, एक जगह पे जहाँ पे बच्चे 2-2 4-4 साल बीटेक करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कंपैरिजन बताता हूँ, मुझे पता है कितनी आग लगेगी अभी इन बातों से। एक बच्चा बीटेक किया, ठीक है, बीटेक करने के बाद वो प्रिपरेशन लाइन में आया, ठीक है, कोई भी बच्चा होगा, बहुत सारे होंगे। कुछ लोग एमटेक करने लग गए, उसके बाद प्रिपरेशन लाइन में आए। अब समझ रहे हो ना, ये पूरा वो चल रहा है। तो बीटेक करके प्रिपरेशन लाइन में आए, एमटेक करके आए प्रिपरेशन लाइन में, ठीक है, उन 2 साल 3 साल प्रिपेयर किए, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, किसी को 2-3 साल लगा। वो प्रिपेयर कर रहे हैं, कोर्स खरीद रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, रोज़ रोज़ सेंटर पे जाकर टेस्ट देते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, दूसरे स्टेट में जाके या अपने स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं। सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन में रिज़ल्ट आने में टाइम लगा, सुनते चलो, रिज़ल्ट आया, उसके बाद डीवी हो रहा है, डीवी में 10 तरह का डॉक्यूमेंट है, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, दोबारा बना के लाओ, टाइम देते हैं, फिर 2-3 बार अनाउंस करते हैं, फिर रिज़ल्ट आता है, फिर रिज़ल्ट आने के 5-6 महीने बाद मेरे को लगता है, या 4-5 महीने का तो एटलीस्ट टाइम लगता ही है, 6 महीने तक। फिर मेडिकल होता है 2-3 बार, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग आती है, ज्वाइनिंग के पहले ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग करोगे, फिर ट्रेनिंग भी चलेगी 6 महीने की, कहीं कहीं 8 महीने, कहीं कहीं साल है, मतलब सब एग्ज़ाम का मैं यूएससी सब का लेके चल रहा हूँ। ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग ख़त्म होगी, फिर घर पे आएगी, फिर आपको बोला जाएगा कि फलना डेट से आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, तब आप वहाँ जाके ज्वाइन करोगे। एक आध कुछ टाइम आपका जो सैलरी है होल्ड पे रहता है, आपका वो प्रान नंबर वगैरह बिहार के हिसाब से जनरेट होता है। बाहर में रहोगे तो और भी चीज़ें हैं, एनपीएस एनपीएस सब करते करते 1-2 महीने बाद आपका रेगुलर सैलरी मिलने लग जाती है। इतना होता है, इतना प्रोसेस होता है ना। सुना अब जितना मैंने मतलब रैप करके बताया, सुन लिया ना, इतना प्रोसेस होता है। जितने भी लोग हैं ना जिनको आग लगा रहा है वो सुन लो, इतना प्रोसेस होता है, ठीक है। और इधर कैसे नौकरी बट रही है, कहीं पे जाके बीएड कर लिया किसी तरह, आपको अच्छे से पता है बीएड करने के लिए ना कुछ खास पढ़ाई करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तरीके से आप बीएड कर सकते, कोई बथेरे कॉलेज खुले हुए, आराम से बीएड करके निकल लो, एसटीईटी में बैठ के कुछ मार्क्स ले आए, ठीक है। पहले की मैं बता रहा हूँ, उसके कैसे नियोजित बने वो आज तक रहस्य है, ठीक है।
मैं यहाँ पे कोई भी भ्रष्टाचार धांधली की बात नहीं करूँगा जो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कैसे बने, फिर वो बैठे कि हमें परमानेंट कर दो, परमानेंट हो गया। बस इतना ही बात है भाई, बस इतना सा बात है। इस बात से आपको मिर्ची लगी ना, आपको लगनी भी चाहिए, क्योंकि आप तो बन गए, आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो तो आएगी इस फाइट में, चाहे वो यूपीएससी की तरफ जाए, बीपीएससी की तरफ जाए, सिविल सर्विस की तरफ जाए, तो आएगी। और गलती से अगर वो आपकी आने वाली जनरेशन, इन्हीं टीचर्स की अगर आने वाली जनरेशन अगर प्राइवेट सेक्टर में चली गई ना, तो खुद के ही माँ बाप को कोसेगी कि अरे यार आप लोग कैसे सिलेक्शन की, कभी इज्जत नहीं करेगी आपकी, क्योंकि प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वहाँ से तो आप होके आए नहीं। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे अभी भी याद है जब व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो के पाठक की बहुत ही चीज़ें वायरल होती थी। वो शिक्षा विभाग के मतलब सेक्रेटरी ऐसा कुछ बने थे, निदेशक बने थे शिक्षा विभाग के, हिला कर रख दिया था। और वो के पाठक अभी होने चाहिए थे बिहार में, और शिक्षा विभाग में ही होने चाहिए थे, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि भाई इंजीनियर्स को तो किसी तरह की राहत नहीं है, आप देख लो। बहुत ही कंट्रोवर्शियल जाएगा, मुझे अच्छे से मालूम है, लेकिन देखो मेरा ये सारा कुछ कहना यही है कि आपने देख लिया कट ऑफ का, मैंने बता दिया कि कैसे क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो नहीं ला रहे हो। बहुत सारा फैक्टर्स है। एक तो 270 मार्क्स रॉ मार्क्स होने चाहिए, दूसरा कितना क्वेश्चन डिलीट होता है, तीसरा कॉन्ट्रेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट का क्या सीन है। ये सारी चीज़ों से आपका जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। तो कोई भी अभी आपको कट ऑफ के बारे में बता रहा है वो बस उल्लू बना रहा है। और इस एग्ज़ाम में देखो ईडब्ल्यूएस में बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ कैटेगरी बच गए, जैसे ईडब्ल्यूएस ऐसा लग रहा है कि बच गया, तो हो सकता है इसमें बच गया, हो सकता है कंबाइंड में नहीं बचेगा, ठीक है ना। कंबाइंड में तो सबने डाल दिया होगा ना, फिल किया होगा, तो इसमें बच गया तो ये ज़रूरी नहीं कि उसमें बच जाएगा। फीमेल्स का भी शायद ना बचे, क्योंकि कंबाइंड वैकेंसी है ना, कंबाइंड वैकेंसी में हर तरफ से लोग टूट पड़ेंगे, दूसरे स्टेट के भी सब बच्चे आए हैं, ठीक है, और आएंगे भी, क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाके नौकरी नहीं कर रहे, क्या बिहार के बच्चे यूपी में जाके नौकरी नहीं कर रहे हैं? गवर्नमेंट नौकरी में बोल रहा हूँ। क्या एक सहरसा का एक एसडीएम का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कि वहाँ देखना आप जाके, क्या यूपीपीएससी में सेलेक्ट होकर एसडीएम बने, वो सहरसा के रहने वाले, क्या वहाँ के बच्चे वहाँ जाके एसडीएम नहीं बने हैं? ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं इसमें, मतलब हाँ अलग अलग स्टेट में, झारखंड में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, और तो अब हर जगह अलग अलग स्टेट हुए हैं, वहाँ पे बाहर से ही बच्चे एग्ज़ाम देने आए हैं, तो बहुत तगड़ा कंपटीशन भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो आप मेरा यहाँ से पूरा मैं इसको कंक्लूड करता हूँ अभी, तो मेरा 2 पॉइंट याद, पहले कुछ पॉइंट्स मेरे याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि इस एग्ज़ाम के अभी भरोसे मत रहिए, जिनका भी 250 प्लस आ रहा है ना, मतलब कोई भी कैटेगरी को, इवन मैं आपको बोल रहा हूँ अगर ये 25% हट गया ना, 250 से 260 यूआर तक का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न में देने को राजी हूँ मैं। अगर आपका 260 भी आ रहा है ना, 250 से 260 आ रहा है, और ये 25% वेटेज हट जाता है, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका आराम। 260 पे तो आराम से ही हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। लेकिन 250 से 260 के बीच में भी, तब भी यूआर का मैं बोल रहा हूँ, सोच सकते हो। नहीं हटाना तो आपको मैंने ऑलरेडी फैक्टर्स बता दिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितने भी लोग अभी 18 तारीख को मिलने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं, आप अगर पटना में हैं या बिहार के किसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, प्लीज़ जाइए। नहीं जा सकते हैं किसी भी रीज़न से, फंडिंग कीजिए, फंडिंग में कंजूसी मत करिए। आपका फाइट उन लोगों के साथ है जो 80,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हो गया, ये सब करते करते अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। आपके आने वाले, अभी जस्ट ईएससी मेंस कंक्लूड हुआ है, ठीक है। आपके जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, एसएससी है, ईएससी मेंस अभी हो गया है, जिनका यूपी का प्रीलिम्स निकल गया, यूपी का मेंस की तैयारी करें, ठीक है ना। फिर ईएससी मेंस वाले इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ठीक है। आरपीएससी एई है, उनके लिए लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। और शायद हरियाणा में कहीं निकला है एक वो 150 के आसपास एई का, कुछ को वो भरना है तो वो भर सकते हैं। तो आगे बढ़ते चलना, अपनी पढ़ाई कभी नहीं रोकना है, सब कुछ करते हुए अपनी पढ़ाई करना है, ठीक है। आपने इस चक्कर में, ये कट ऑफ के चक्कर में और बिहार के एग्ज़ाम के खासकर चक्कर में अपनी पढ़ाई रोक दी ना, तो इधर तो वैसे ही अभी तो कुछ आइडिया नहीं है क्या है नहीं है, लेकिन उधर ज़रूर ख़त्म हो जाएगा आपका। तो पढ़ाई नहीं रोकती है, पढ़ाई कंटिन्यूसली करते रहनी है, बिल्कुल सब कुछ करते हुए पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। दैट इज़ द ओनली, मेरा जो मोटो था, मेन मोटो था, वो यही था, यही बोलना था। तो राधे राधे सबको, ठीक है ना।
ख्याल रखें, आगे बढ़ें। राधे राधे।